लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शिवदत्त गढ़ में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलवा नहीं उड़ाता। सच पूछिए तो तमाम जमाने की फिक्र ने उसको आघेरा है। वो दिन रात सोचा ही करता है और उसके अय्यारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है। चुनार, गयाजी और राजगृही का हाल तो उसे रत्ती रत्ती मालूम है, क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आज ये खबर पाकर कि गयाजी का राज्य राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया, माधवी राज ही छोड़कर भाग गई और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ फंसी हुई है, शिवदत्त घबरा उठा और तरह तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनोबदन की सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर उसे इतना गुस्सा आया कि अगर वो यहां मौजूद होती तो अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस समय भी वो प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि जब तक किशोरी के मरने की खबर न पाऊंगा अन्न न खाऊंगा, और सीधा महल में चला गया। हुक्म देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो। राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया। उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत कुछ उद्योग किया, मगर जब तक उसका लड़का भीमसेन महल में न आ गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब न दिया। माँ बाप के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा होती है? शिव, किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी। भीमसेन, जी हां। शिवदत्त, अफसोस, फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शर्म नहीं आती? ना मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम आएगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मैं तुम्हें अपना लड़का समझूं। भीम, मुझे जो आज्ञा हो तैयार हूं। शिव, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे। भीम, मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए आप आज्ञा देंगे। शिव, मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काटकर मेरे पास लाओ। भीम, कुछ सोच और ऊंची सांस लेकर, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और क्या हुक्म होता है? शिव, इसके बाद बीरेंद्र सिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार ना लो यहां मत आओ। ये ना समझना कि ये काम मैं तुम्हारे ही सुपुर्द करता हूं। नहीं, मैं खुद आज इस शिवदत्त गढ़ को छोड़ूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा। बीरेंद्र सिंह का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जीत सकता। इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का ख्याल छोड़ देता हूं और उस ढंग पर चलता हूं जिसे ठग, चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं। भीम, अख्तियार आपको है, जो चाहे करें। मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊं और जो कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करूं। शिव, अच्छा जाओ, मगर ये कहो कि अपने साथ किस किस को लिए जाते हो। भीम, किसी को नहीं। शिव, तब तुम कुछ ना कर सकोगे। 2-3 अय्यार और 10-20 लड़कों को अपने साथ जरूर लेते जाओ। भीम, आपके यहां ऐसा कौन अय्यार है जो बीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करे, और ऐसा कौन बहादुर है जो उन लोगों के सामने तलवार उठा सके? शिव, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर तुम्हारे साथ गए हुए अय्यारों की कार्रवाई तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को यह न मालूम हो जाए कि शिवदत्त गढ़ का कोई आया है। सिवाय इसके मैं बहादुर नाहर सिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूं, जिसका मुकाबला करने वाला बीरेंद्र सिंह की तरफ कोई नहीं है। भीम, बेशक नाहर सिंह ऐसा ही है, मगर मुश्किल तो यह है कि नाहर सिंह जितना बहादुर है उससे ज्यादा इस बात को देखता है कि अपने कौल का सच्चा रहे। उसका कहना है कि जिस दिन कोई बहादुर द्वंद्व युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी दिन मैं उसका हो जाऊंगा। ईश्वर ना करे कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वो उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जाएगा। शिव, ये सब तुम्हारा ख्याल है। द्वंद्व युद्ध में उसे वहां कोई जीतने वाला नहीं है। भीम, अच्छा, जो आज्ञा। शिव, खड़े होकर, चलो मैं इसी वक्त चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूं। शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने, जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन सुनकर गरम गरम आंसू गिरा रही थी, सिर उठाया और लंबी सांस लेकर कहा, हाय, अब तो जमाने का उलटफेर ही दूसरा हुआ चाहता है। बेचारी किशोरी का क्या कसूर? वो आपसे आप तो चली ही नहीं गई। उसने
अपने आप तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसकी इज्जत में फर्क आवे। हाय, किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा करेगा। मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है, क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जाएगी। भीमसेन भी बीरेंद्र सिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता। दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहन का सिर काटे। अगर इन सब बातों को भूल जाऊं और यही सोचकर बैठ रहूं कि मेरा सर्वस्व तो पति है, मुझे लड़के लड़कियों से क्या मतलब, तो भी नहीं बनता, क्योंकि वे भी डाकू वृत्ति लिया चाहते। इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकते। फिर जीते जी अपने पति को दुख भोगते मैं कैसे देखूंगी। हाय, बीरेंद्र सिंह, वही बीरेंद्र सिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी। ना मालूम बुर्दे फरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती। वही बीरेंद्र सिंह है जिसने हम लोगों का कसूर एकदम माफ कर दिया था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार था। किस किस बात की तरफ देखूं। बीरेंद्र सिंह के बराबर धर्मात्मा तो कोई दुनिया में न होगा। फिर किसको दोष दूं? अपने पति को? नहीं, कभी नहीं। ये मेरे किए ना होगा। ये सब दोष तो मेरे कर्मों ही का है। फिर जब भाग्य ही बुरे हैं तो ऐसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहूं? अपनी छुट्टी तो आप ही कर लेती हूं। फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा, इसकी खबर किसे है। रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही। आखिर उठ खड़ी हुई और ताली का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला। नामालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुंह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकालकर पीने के बाद कलम, दवात और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई। लेख समाप्त होते होते तक उसकी सखियां भी आ पहुंची। कलावती ने लिखे हुए कागज को लपेटकर अपनी एक सखी के हाथ में दिया और कहा, जब महाराज मुझे पूछें तो ये कागज उनके हाथ में दे देना। बस, अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। मैं इस समय सोना चाहती हूं। जब तक मैं खुद न उठूं, खबरदार मुझको कभी मत उठाना। हुक्म पाते ही उसकी लौंडियां वहां से हट गईं और रानी कलावती ने पलंग पर लेटकर आंचल से मुंह ढांप लिया। 2 ही पहर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई। आज के लिए नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए सो गई। अब वो किसी के जगाए नहीं जाग सकती। शाम के वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया। पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमें कलावती सोई हुई थी। मुंह पर से कपड़ा हटाया, नब्ज देखी और तुरंत लौटकर बाहर चला गया। अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई। ना मालूम बेचारी ने किन किन बातों को सोचकर जान दे देना ही मुनासिब समझा। उसकी प्यारी सखियां, जिन्हें वो जान से ज्यादा मानती थी, पलंग के चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगी। भीमसेन 4 घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका था। उसे अपनी प्यारी मां के मरने की कुछ खबर ही नहीं, और ये सोचकर कि वो उदास और सुस्त होकर अपना काम न कर सकेगा, शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर उसके कान तक पहुंचने न दी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 3रे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।